हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम क्वेस्ट। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। सो आज की अपनी एनालिसिस में हम लोग क्या क्या आर्टिकल्स डिस्कस करने वाले हैं। बिफोर दैट, अगर आपको सेशंस अच्छे लगते हैं तो प्लीज सेशन को लाइक कर दिया करो। ऑल राइट, तो हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं आज। आज एक आर्टिकल है अबाउट अडेप्टेशन और मिटिगेशन के बारे में, एनवायरमेंट से रिलेटेड आर्टिकल है। कुछ आपको मेन से रिलेटेड काफी अच्छे एग्जाम्पल्स इसमें मिल जाएंगे। ठीक है। और एक ऑब वीवर के बारे में एक आर्टिकल है, अडेप्टेशन स्ट्रेटेजी है, अगेन बायोडाइवर्सिटी या फिर एनवायरनमेंट से रिलेटेड ही एक आर्टिकल है ये भी। वील डिस्कस की क्या स्ट्रेटेजी होती है, ये सब डिस्कस करेंगे। दूसरा, सूडान क्राइसिस, जो सूडान में सिविल वॉर सॉर्ट ऑफ चल रही है, वील डिस्कस अबाउट इट। और एक शाहबानो केस पर आर्टिकल आया है, ये डिस्कस करेंगे क्योंकि एक मूवी आने वाली है शाहबानो केस पे ही, हक आई थिंक उसका टाइटल है। तो ये डिस्कस करेंगे, इस पर एक आर्टिकल आया है। चौथा एक आर्टिकल है, एक्चुअली फिफ्थ, बीच में एक और आर्टिकल है। एक और आर्टिकल है अबाउट साइटीज। क्या हुआ कि कुछ दो साइट्स में डिस्क्रिपेंसी पाई गई। गुजरात में ही दो साइट्स हैं जहां पे कुछ डिस्क्रिपेंसीज पाई गई है, वहां के कैप्टिव कैप्टिव ब्रीडिंग के जो, या जो इम्पोर्टेड एनिमल्स वहां पे आए थे, उसमें कुछ डिस्क्रिपेंसी है। क्या मामला है, वील डिस्कस। ऑल राइट, तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। सेशन को प्लीज लाइक कर दिया करो, भूलना मत। और स्टार्ट करते हैं। तो बिल गेट्स ने, ही हैज टोल्ड समथिंग अबाउट क्लाइमेट एक्शन, कि क्लाइमेट एक्शन के लिए उनका क्या मत है, उन्होंने बताया है। सो बिल गेट्स को थोड़ा सा साइड पे रखते हैं। उन्होंने जो कहा है वो भी वील डिस्कस, और रेदर अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। देखो, देर आर टू phrases या टू टर्म्स व्हेन वी टॉक अबाउट क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट अडेप्टेशन एंड मिटिगेशन। इसको ऐसे समझो, इसका प्राइम एग्जांपल हो सकता है सी लेवल राइज। सी लेवल राइज, ठीक है। अब हमें पता है कि ग्लोबल वार्मिंग इज अ रियलिटी, ग्लोबल वार्मिंग रियलिटी है, हो रहा है, हमें सबको दिख रहा है। अब इस पॉइंट पे हम पहुंच गए कि हमको दिखने लग गया कि हाँ भाई, ग्लोबल वार्मिंग है और उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज इज रियल, राइट। तो अब क्लाइमेट चेंज की वजह से सी लेवल राइज हो रहा है, वी नो दैट। अब सी लेवल राइज की वजह से ऐसे बहुत सारे आइलैंड कंट्रीज है, फॉर एग्जांपल तुवालू, उनको ऑल टुगेदर अपने बहुत सारे लोगों को डिस्प्लेस करना पड़ा, क्योंकि उनकी जो जगह थी वो सबमर्ज हो गई। जो सी लेवल राइज की वजह से वो जगह ही सबमर्ज हो गई, उनको ऑल टुगेदर अपने लोगों को डिस्प्लेस करना पड़ा, कहीं और जाके रिहैबिलिटेट करना पड़ा। ठीक है। दूसरा, हम जब भी साइक्लोन्स वगैरह, कुछ टाइम पहले ही हमने पढ़ा था, एक साइक्लोन के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो जो हांगकांग रीजन पे हिट किया था। और उस समय भी हमने देखा था कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के लिए एक कंडीशन क्या होती है फॉर्म करने के लिए, कि 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाए। सी टेम्परेचर अगर इससे ज्यादा हो तो ट्रॉपिकल साइक्लोन बन जाते हैं। और हमको ये भी पता है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये जो टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस या अब, ये बहुत ईजी हो गया है अचीव करना। ठीक है, तो दो एग्जाम्पल हमने देख लिए, एक तो सी लेवल राइज और दूसरा साइक्लोन। दोनों रियलिटीज हैं। अब देखो, साइक्लोन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है, राइट। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, या हम क्या कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ओडिशा वाला मॉडल। उड़ीसा भी हिट करता है, जो हमारी ईस्टर्न कोस्ट है वो बहुत ज्यादा हिट करती है साइक्लोन से। तो वहां पे इस तरह के घर बनाए जाते हैं, हाउसिंग इस तरह की है जिससे अल्टीमेटली साइक्लोन प्रूफिंग हो सके। या फिर सी वॉल्स बना दी जाती हैं, एम्बैंकमेंट्स बनाई जाती है, सी एम्बैंकमेंट्स या सी वॉल्स बनाई जाती हैं, जिससे साइक्लोन की वजह से प्रॉब्लम्स ना हो। ठीक है। दूसरा एक है कि हम सी लेवल राइज हो रहा है, ये रियलिटी है। एक काम हम क्या करते हैं कि हम बहुत सारे ऐसे सिंक्स बना दें, या फिर कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज, ये टेक्निक का यूज करके, या फिर रिन्यूएबल एनर्जी पे मूव कर जाएं, जिससे अल्टीमेटली ग्लोबल वार्मिंग को हम रोक लें। तो ये दोनों एग्जांपल्स में हमने क्या किया, अडेप्टेशन और मिटिगेशन, ये हम पढ़ रहे थे। आपको कौन सा लग रहा है कि कौन सा अडेप्टेशन है और कौन सा मिटिगेशन है? अगर इनका लिटरल मीनिंग या समय समझना हो तो अडेप्टेशन होगा कोपिंग, सिंपल मीनिंग अगर मुझे बताना हो। मिटिगेशन होगा समथिंग कॉल्ड प्रिवेंशन या रोक लगाना। ठीक है। तो ये सी लेवल राइज वाला एग्जांपल देखो, इसमें मैंने क्या किया, जो सोर्सेस थे, जैसे कार्बन, कार्बन एक ग्रीन हाउस गैस है, ये सोर्स है क्लाइमेट चेंज का, मैंने सोर्स पे ही डायरेक्टली काम कर दिया ताकि सी लेवल राइज ना हो, राइट। साइक्लोन वाले एग्जाम्पल में मैंने क्या, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है अभी भी, लेकिन मैंने अपने आप को इस तरह से प्रिपेयर कर लिया कि मैं अब आगे से सुरक्षित रहूं, मुझे इतना नुकसान ना हो।
साइक्लोन्स आएंगे, आगे भी आएंगे, बट मैंने अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया। तो दिस इज अडेप्टेशन। ऑन दी अदर हैंड, ये जो इसमें हमने किया, सोर्स को आइडेंटिफाई करके उसको ही खत्म किया, दिस इज मिटिगेशन। आई होप अडेप्टेशन और मिटिगेशन क्लियर हो गया। अब अब क्या होता है, कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो कहती हैं कि वी शुड मूव टुवर्ड्स अडेप्टेशन, और कुछ कहती हैं कि मिटिगेट कर लेना चाहिए। और एक पैटर्न देखा जाता है कि जो कंट्रीज कह रही हैं कि हमको अडेप्टेशन करनी चाहिए, वो है कंट्रीज लाइक इंडिया, हम जो डेवलपिंग कंट्रीज है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? अडेप्टेशन, मिटिगेशन। अब जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो कहती है कि हमको मिटिगेशन करनी चाहिए। ठीक है। डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, हम कहते हैं कि हमको अडेप्टेशन करनी चाहिए। क्या फर्क है? बेसिक फर्क है। दोनों का काम है कि हम क्लाइमेट चेंज किसी तरह से डील कर जाए क्लाइमेट चेंज के साथ। अब ये जो डेवलप्ड कंट्रीज है ना, इनके यहाँ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बहुत पहले हो चुका है। ये डेवलप्ड है, ये इनके पास अपने रिसोर्सेज पूरे ये फुलफिल कर चुके हैं, बहुत ज्यादा रिसोर्सेज इनके पास है। अगर इनको अभी कह दिया जाए कि आप रिन्यूएबल एनर्जी पे मूव कर दीजिए, क्या ये नहीं कर सकते? क्या इनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है? क्या इनके पास फाइनेंसेस नहीं है? कर सकते हैं, राइट? ऑन दी अदर हैंड, डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, अगर हम कोल नहीं यूज करेंगे तो हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी नीड्स है, जो अपनी एनर्जी नीड्स है, उनको कैसे फुलफिल करेंगे? ठीक है। क्या हम आज के आज ट्रांजिशन कर सकते हैं क्लीन एनर्जी पे? हम नहीं कर सकते, राइट? हमारी पॉपुलेशन ग्रो करी, और ये वो टाइम है जहां हम अपने जीडीपी हमने बढ़ानी है। इन्होंने अपनी जीडीपी इंक्रीज कर चुके हैं, ये जितनी डेवलपमेंट इनके यहाँ होनी थी वो ये कर चुके हैं। हम वो कंट्री है जो अभी डेवलप कर रहे हैं, हमारे यहाँ अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला फेज आया है, राइट? हम अभी उस वाले फेज में है। तो क्या हम जो इनका मिटिगेशन वाली स्ट्रेटेजी है उस पे मूव कर सकते हैं? ऑल टुगेदर क्लीन एनर्जी पे मूव कर सकते हैं? नहीं। बस यहीं से आती है, एक दीवार खड़ी होती है जब भी यूएनएफ ट्रिपल सी में सभी कंट्रीज मिलती हैं और कॉप की मीटिंग्स होती हैं। तो डेवलप कंट्रीज कहती है कि क्या प्रॉब्लम है, ठीक है क्लाइमेट चेंज है, ठीक है हम क्या करते हैं, रिसोर्सेज तो हमारे पास है, क्लीन एनर्जी पे मूव करते हैं। हम जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हैं या जो क्लाइमेट चेंज है उसका जड़ को पकड़ते हैं और उसको खत्म कर देते हैं। वो सारी प्रैक्टिसेस ही करना बंद कर देते हैं जिससे क्लाइमेट चेंज हो रहा है। बात सही लग रही है? बिल्कुल सही लग रही है। बट डेवलपिंग कंट्रीज का मत देखो, अभी इनकी कंडीशन देखो। अगर हम अभी क्लीन एनर्जी पे मूव करेंगे, हम कैसे कर सकते हैं? देखो हमारी हेल्थ सेक्टर इतना डेवलप नहीं है। अगर हम पूरा का पूरा पैसा, हमने कल परसों ही पढ़ा है कि अगर हमें न्यूक्लियर एनर्जी या न्यूक्लियर प्लांट लगाना हो तो उसके लिए 40,000 से 50,000 करोड़ का खर्चा आता है एक प्लांट को बनाने के लिए। क्या हम इतना सारा पैसा डाइवर्ट कर सकते हैं जब हमारा हेल्थ, एजुकेशन, सोशल सर्विसेज ये सारे सेक्टर सफर कर रहे हैं? राइट? हम नहीं कर सकते। तो आइडिया क्लियर हुआ? दो कंट्रीज है, दोनों कंट्रीज है, दोनों में अ, फर्क है। दोनों के जो थॉट प्रोसेसेस है उसमें फर्क है, और क्यों है? दोनों अपनी अपनी जगह सही है। एक्चुअली में डेवलप्ड कंट्रीज ज्यादा सही है। प्रॉब्लम क्या है कि नुकसान भी डेवलप्ड कंट्रीज को ज्यादा हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जो स्मॉल आइलैंड डेवलप्ड कंट्रीज है, जो ये नेशंस हैं, सी लेवल राइज की वजह से ये लोग ज्यादा अफेक्ट हो रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी लॉस यहाँ ज्यादा हो रहा है, राइट? ऑन दी अदर हैंड, डेवलप्ड कंट्रीज का क्या है, ये लोग डेवलप्ड हो चुके हैं, अब इनके पास फाइनेंसेस हैं। तो जो ये कॉप की मीटिंग्स होती हैं, इसमें कहा जाता है कि लॉस एंड डैमेज फंड की बात हुई थी, ठीक है? वॉर्सो मैकेनिज्म में, वॉर्सो मैकेनिज्म, ये सब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, सेंटियागो नेटवर्क में आपने पढ़ा होगा। आई होप आपने अगर इन्वायरमेंट पढ़ा है तो उसमें आपने ये जो शब्द मैं यूज कर रही हूँ, सेंटियागो नेटवर्क या फिर वॉर्सो मैकेनिज्म, ये आपने पढ़ा होगा। अगर आपको नहीं पता है तो इतना सिंपल सा आइडिया देखो कि ये दिस इज समथिंग रिलेटेड टू, जिसमें कॉप में कहा जाता है कि ये जो तुम कह रहे हो मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज के लिए, ठीक है कर लेते हैं, बट इसके लिए पैसा दो, फाइनेंसेस दो। अगर आप फाइनेंसेस देंगे, टेक्नोलॉजी देंगे, तो हाँ हम मूव कर जाएंगे, राइट? हमको कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, डेवलप्ड कंट्री डेवलपिंग कंट्रीज को हम मूव कर जाएंगे, पर हमको पैसा दे दो। यही आइडिया है। तो यहीं से आया था लॉस एंड डैमेज फंड, जो कि कॉप 27 में आया था, ठीक है? कॉप 27 इजिप्ट में हुई थी, वहां से आइडिया आया था लॉस एंड डैमेज फंड का, कि अब लॉस एंड डैमेज भी एक्चुअली दो अलग अलग चीजें हैं। देखो, लॉस इज कंप्लीट लॉस, जैसे फॉर एग्जांपल तुवालू वाला एग्जांपल मैंने आपको दिया कि तुवालू सबमर्ज हो गया है, क्या आप इसको फिर से यहाँ पे रिहैबिलिटेट कर सकते हैं? लोगों को नहीं कर सकते। सी लेवल राइज हो चुका है, रियलिटी है, सबमर्ज हो चुका है वो वाला एरिया, कुछ आइलैंड्स तुवालू के सबमर्ज हो चुके हैं। डैमेज विल बी जो क्रॉप्स का डैमेज हो जाता है, ड्रॉट्स आते हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, या फ्लड्स आते हैं उसकी वजह से जो क्रॉप लॉस होता है। हाँ डैमेज हुआ है, बट कैन वी मैनेज? हाँ मैनेज कर सकते हैं। ड्रॉट रेजिस्टेंट या फ्लड रेजिस्टेंट, ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स बनाए दिए जाएं। फ्लड के लिए
मिटिगेशंस की जाए, राइट? या फिर इस तरह की प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज ली जाए, या हाउसिंग उस तरह की बना दी जाए, जैसे फ्लड प्रूफिंग हाउसिंग बना दी जाए, तो काम किया जा सकता है। तो दिस इज व्हाट लॉस एंड डैमेजेस। इनके लिए फाइनेंसेस लाना, दैट इज द आइडिया ऑफ ये जो मैं नेटवर्क्स बता रही थी आपको, सेंटियागो नेटवर्क, वॉर्सो मैकेनिज्म या लॉस एंड डैमेज। यही आइडिया है कि डेवलप्ड कंट्रीज पैसा दें और वो पैसा डेवलपिंग कंट्रीज यूज करेंगे और फिर हम कर लेंगे मिटिगेशन, जो तुम कह रहे हो, राइट? मिटिगेशन और साथ में अडेप्टेशन। होपफुली समझ आया। अब देखते हैं कि बिल गेट्स ने क्या कहा है। बिल गेट्स का मानना है, ये कह रहे हैं कि जो डेवलप्ड कंट्रीज ओवर एम्फेसिस करती है ना मिटिगेशन पे, ये इतना सही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम आज भी फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कि हम आज पूरा क्लीन एनर्जी पे सारी की सारी कंट्रीज अचानक से मूव कर गई, कल से कोई भी ग्रीन हाउस एमिशन जिस भी एक्टिविटी से हो रही है हमने सब बंद कर दी। पॉसिबल नहीं है, बट मान के देखो कि कर लिया। बट जो प्रॉब्लम्स हो चुकी हैं, जो क्लाइमेट चेंज हो चुका है, वो तो रियलिटी है। क्या वो बदल जाएगा अचानक से? एनवायरमेंट हमको माफ कर देगा कि चलो यार ये लोग सुधर गए हैं, अब से मैं ऐसा नहीं करूंगा? नहीं होगा ऐसा, राइट? सो इसीलिए कह रहे हैं कि मिटिगेशन से इतना फायदा हमको नहीं होने वाला। अगर हम एमिशंस कट भी कर दें तो भी जो चीजें अनअवॉइडेबल हैं वो नहीं होने वाली। तो शॉर्ट टर्म के लिए हमको क्या करने की जरूरत है? शॉर्ट टर्म के लिए हमको करने की जरूरत है अडेप्टेशन। ठीक है? अडेप्टेशन इज असेंशियल एंड इमीडिएट। अडेप्टेशन अगर हम करेंगे तो इसके जो इफेक्ट्स आएंगे वो शॉर्ट टर्म आएंगे। जब साइक्लोन आएगा, लॉन्ग टर्म में तुम कह सकते हो कि हाँ हम ग्रीन हाउस एमिशंस कम करेंगे और शायद कभी कुछ बहुत डेकेड्स बाद साइक्लोन्स जैसे अब आ रहे हैं वैसे ना आए, फ्लडिंग ना हो, ड्रॉट्स ना आए। बट अभी अगर आएगा, अभी कुछ 10 सालों के लिए तो आएगा, तो उसके लिए क्या करो? उसके लिए करो अडेप्टेशन। तो यही बिल गेट्स कह रहे हैं कि मिटिगेशन पे हम ओवर एम्फेसिस अगर करेंगे तो वो इतना हमको फायदा नहीं करेगा, और अगर करेगा भी तो लॉन्ग टर्म में करेगा, अभी शॉर्ट टर्म के लिए हमको चाहिए अडेप्टेशन। ठीक है? अडेप्टेशन और मिटिगेशन अगर समझ आ गया तो ये पूरा आर्टिकल में और कुछ भी नहीं है। अब हमको समझना है कि मेंस के लिए हम क्या क्या पॉइंट्स लिखेंगे इसमें। ठीक है? तो अडेप्टेशन इज असेंशियल एंड इमीडिएट। प्रैक्टिकल क्या होगा हमारे लिए? अडेप्टेशन, क्योंकि इसके इमीडिएट बेनिफिट्स हमको मिल जाएंगे। इससे इंप्रूव्ड हेल्थ, बेटर एग्रीकल्चर रेजिलियंस, कूलिंग सॉल्यूशन। देखो एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हम अभी ऐसे घर बनाना शुरू करें जहां पे जिनकी जो रूफ्स है वो हीट रेजिस्टेंट हो, ठीक है? हीट रेजिस्टेंट या फिर रिफ्लेक्टिव मटेरियल उसमें हम लोग यूज करें। ठीक है? रिफ्लेक्टिव मटेरियल यूज हो रहा है तो अल्टीमेटली जो घर है वो इतने ज्यादा वार्म नहीं होंगे। ठीक है? इतनी ज्यादा वार्मिंग हम लोग एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, तो एसीज कम चलाएंगे। एसीज कम चलाएंगे तो अल्टीमेटली एनर्जी का कम यूज कर रहे हैं, ग्रीन हाउस के एमिशंस कम होंगे। ग्रीन हाउस के एमिशंस कम होंगे तो उससे क्या होगा? क्लाइमेट चेंज कम हो जाएगा। तो ये क्या है? ये एक पॉजिटिव लूप है। और अगर स्ट्रैटेजी की तरह मैं देखूं तो ये क्या है? अडेप्टेशन स्ट्रेटेजी है। अडेप्टेशन स्ट्रेटेजी कैसे? कि हीट रेजिस्टेंट, हमें पता है हीट तो होनी ही है, क्लाइमेट चेंज हो चुका है, टेम्परेचर राइज हो चुका है, बट क्या किया हमने? रिफ्लेक्टिव मटेरियल्स लगा लिया, अपने घर उस तरह के बना दिए। सो ये है कूलिंग सोल्यूशन। डिजास्टर मैनेजमेंट में जो मैं वॉल और एम्बैंकमेंट्स की बात कर रही थी कि साइक्लोन प्रूफिंग कर ली जाए। वाटर मैनेजमेंट में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की तरफ हम लोग जाएं, या जो क्रॉप्स हम उगा रहे हैं उसमें स्प्रिंकलर्स का यूज करें। ठीक है? वाटर मैनेजमेंट करें, जो वाटर शेड एरियाज हैं उनको डेवलप करें अच्छे से। सो इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करें। अर्थक्वेक प्रूफिंग, सॉरी साइक्लोन प्रूफिंग, साइक्लोन प्रूफिंग, इस तरह के घर बनाए, या रेज्ड प्लेटफॉर्म्स पे घर बनाए। जैसे असम वाले एरिया में होता है कि वहां पे बाढ़ आती है, सबको पता है, तो वो क्या करते हैं? रेज प्लेटफॉर्म्स पे अपने घर बनाते हैं। या फिर जैसे ये जो आइलैंड कंट्रीज हैं, इनको पता है कि सी लेवल राइज हो रहा है, तो ये लोग क्या करते हैं? सी से थोड़ा दूर जाके अपने हैबिटेशंस सेटल करते हैं। सो दिस इज व्हाट, दिस इज अडेप्टेशन। और इससे क्या होता है? डायरेक्ट नियर टर्म इंप्रूवमेंट आती है वेलबींग में। हम वेट नहीं कर सकते कि मिटिगेशन के रिवॉर्ड्स हमको आए, ठीक है? तब तक तो हम बचेंगे ही नहीं एक्चुअली। द गेट्स मेमो, गेट ने, जो बिल गेट्स है, उन्होंने चाइना का एग्जांपल दिया। उन्होंने कहा कि देखो चाइना ने क्या किया, 1990 से 2000 तक उन्होंने काफी ज्यादा डेवलपमेंट करी। और जब भी डेवलपमेंट होनी होती है तो उसके लिए एनर्जी की यूज होता है, वी ऑल नो दैट, और एनर्जी से आते हैं एमिशंस। तो उन्होंने उस समय पे नहीं सोचा कि क्लाइमेट चेंज हो रही है या इतना ज्यादा एमिशंस हो रहा है या मुझे इनको कट करना चाहिए।
अब उनके पास इतना पैसा है, इतनी डेवलपमेंट हो चुकी है कि अब वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर सकते हैं जिससे अल्टीमेटली ये जो एमिशन से नुकसान हुआ था उसको वो कोप अप कर जाए। तो यही वाला एग्जाम्पल, यही चाइना वाला मॉडल इन्होंने प्रपोज किया है, चाइना डेवलपमेंट फर्स्ट अप्रोच। ठीक है, ये इन्होंने आर्ग्यू किया है कि ये कर लेते हैं। पहले क्या करते हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं इनको डेवलप होने देते हैं, एमिशंस हो रही है कोई बात नहीं, अडाप्ट करते हैं। ठीक है, अभी के लिए अडाप्ट कर जाते हैं, बाद में हमारे पास उतनी शक्ति होगी, उतनी कैपेबिलिटी होगी कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा बना पाएंगे या उस तरह से डील कर पाएंगे। राइट। रीबैलेंसिंग प्रायोरिटीज में क्या है कि कुछ रीडायरेक्टिंग सब क्लाइमेट रिलेटेड सोर्स टुवर्ड्स हेल्पिंग डेवलपिंग कंट्रीज बिल्डिंग क्लाइमेट रेजिलियंस। ये वही वाला कॉन्सेप्ट है कि पैसा, फाइनेंसिस, टेक्नोलॉजी डेवलप्ड कंट्रीज से डेवलपिंग कंट्रीज में ट्रांसफर। और मिटिगेशन वर्सेस अडेप्टेशन कंटेस्ट इज अनहेल्पफुल, बोथ मैटर बट अडेप्टेशन इज करंटली अंडर फंडेड। समझ आ गया क्या है बात? अब बात सही लग रही होगी आपको भी कि ठीक है। अब लेकिन अडेप्टेशन क्या है ना, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में देख बताऊं आपको, तो अडेप्टेशन क्या है कि जो होगा देख लेंगे। ठीक है, ये वाली स्ट्रेटेजी है कि एमिशंस करो, जो होगा देख लेंगे। बट प्रॉब्लम इज कि जो होगा ना वो देखा नहीं जाएगा। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या होगी कि शायद वो देखने के लिए हम बचेंगे ही नहीं। तो ऐसा हम नहीं कर सकते कि एमिशंस करते रहो, अडेप्टेशन कर लेंगे, क्योंकि एक पॉइंट पे क्लाइमेट चेंज इतना ज्यादा बढ़ जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग इतनी ज्यादा हो जाएगी कि फिर हमारी ये जो अडेप्टेशन स्ट्रेटेजीज है ये काम करना बंद कर जाएगी। तो इसी के लिए हमको मिटिगेट भी करने की जरूरत है, एक बैलेंस लाने की जरूरत है दोनों ही अडेप्टेशन और मिटिगेशन में। इसको ऐसे समझो कि अडेप्टेशन है कि भी जो प्रॉब्लम आई है उसके साथ कैसे डील करना है, प्रेजेंट प्रॉब्लम्स के साथ डील करना, बट फ्यूचर के लिए ऐसी प्रॉब्लम्स कम करना ये भी तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो दिस इज व्हाट मिटिगेशन इज। ऑल राइट। तो अडेप्टेशन अलोन कैन नॉट प्रोटेक्ट द वर्ल्ड फ्रॉम रन अवे वार्मिंग। हाई एमिशन कंट्रीज रिड्यूस एमिशंस। जो कंट्रीज हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं जिनके पास फाइनेंसेस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ईयू ने कहा है, टारगेट लिया है कि हम बाय 2040 एमिशंस कट कर लेंगे अपनी। ठीक है, तो उनको काम करने की जरूरत है, जैसे यूएसए है, यूएसए कर सकता है इस पे, उनको काम करने की जरूरत है। इंडिया को थोड़ा सा लिवरेज मिलना चाहिए, हम एक डेवलपिंग कंट्री है कि हाँ 2070 तक हम नेट जीरो पे आएंगे। ठीक है, तुम पहले कर लो, हम थोड़ा लेट आएंगे। तो दिस इज कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, कॉमन कैसे, हमारा गोल है एंड में कि क्लाइमेट चेंज कम करना है। डिफरेंशिएटेड कैसे, कि पहले तुम कर लो, तुम कर सकते हो, तुम केपेबल हो, तुम कर लो, हम थोड़ा बाद में कर लेंगे। राइट। सो दिस इज व्हाट दिस आर्टिकल इज ऑल अबाउट। होपफुली आपको अडेप्टेशन और मिटिगेशन समझ आया। तो मिटिगेशन और अडेप्टेशन में क्या है, रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस एमिशंस और एनहांसिंग सिंक। तो दिस विल बी व्हाट दिस इज मिटिगेशन, कि या तो ग्रीन हाउस गैसेस को कम कर लो या फिर उनके लिए सिंक्स बना लो। इसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स आएंगे, एग्जांपल्स होंगे रिन्यूएबल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या कार्बन कैप्चर। अडेप्टेशन में क्या होगा, एडजस्टिंग सिस्टम्स टू मिनिमाइज हार्म फ्रॉम क्लाइमेट इम्पैक्ट्स। जो अभी क्लाइमेट इम्पैक्ट्स हम फेस कर रहे हैं उनको मिनिमाइज कर दिया जाए, जैसे इमीडिएट एंड शॉर्ट बेनिफिट्स आएंगे, अर्ली वार्निंग सिस्टम, रेजिलियंट क्रॉप्स या कोस्टल प्रोटेक्शन। अब व्हाई अडेप्टेशन इज क्रूशियल फॉर डेवलपिंग कंट्रीज स्पेशली, क्योंकि हम लोग क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी के लिए बहुत ज्यादा फोरफ्रंट पे हम लोग ही हैं। जितनी डेवलपिंग कंट्रीज हैं हम लोग फोरफ्रंट पे हैं, क्योंकि ना तो हमारे पास, हमको अपनी फूड सिक्योरिटी मेंटेन करनी होती है, तो अगर ड्रॉट आती है तो अल्टीमेटली हमारी फूड सिक्योरिटी हैम्पर होती है, नई नई बीमारियां हो रही है, तो हमारा हेल्थ सिस्टम इतना बेचारा रॉबस्ट भी नहीं है कि हम डील कर जाएं। जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, अगर फ्रीक्वेंट साइक्लोन्स आ रहे हैं तो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है कि हम डील करें। अब जापान है, जापान में साइक्लोन आता है वो कर लेते हैं, उनके पास वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है। बट फोरफ्रंट पे कौन से हैं, डेवलपिंग कंट्रीज। तो इसके लिए अडेप्टेशन बहुत जरूरी है डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। लो अडेप्टिव कैपेसिटी ड्यू टू पॉवर्टी, वीक हेल्थ सिस्टम, इनफॉर्मल लेबर मार्केट्स, हाई क्लाइमेट सेंसिटिव सेक्टर्स, एग्रीकल्चर, फिशरीज, हाईली सेंसिटिव सेक्टर्स, और हम लोग डिपेंड भी इन्हीं पे। तो क्या है, ये सोने पे सुहागा एक तरह से। फ्रीक्वेंट एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, साइक्लोन्स, फ्लड, हीट वेव्स। तो इसी के लिए अडेप्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो की ग्लोबल फ्रेमवर्क्स की बात करें तो पेरिस एग्रीमेंट है। पेरिस एग्रीमेंट में क्या है, जिसमें हम नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस हमने अपने अपने लिए सिलेक्ट किए हैं, और ये दोनों मिटिगेशन और अडेप्टेशन पे फोकस करता है। ठीक है, और इसमें ग्लोबल स्टॉकटेक का भी एक प्रोविजन है कि एवरी 5 ईयर हम देखेंगे कि हमने कितना अचीव कर लिया, जो हमने नेशनली डिटरमाइंड हमारे कॉन्ट्रीब्यूशन थे, जो 2030 तक हमको अचीव करने हैं, हम उस राह पे कितना आगे बढ़ चुके। देन ग्लोबल गोल ऑन अडेप्टेशन,
COP26 में ये आया था। इसका एम क्या था? रेजिलियंस, अडेप्टिव कैपेसिटी और वल्नरेबिलिटी रिडक्शन। ये जो पॉइंट्स है ना, ये आप सारे के सारे अपने मेंस में यूज कर सकते हैं। ठीक है। लॉस एंड डैमेज फंड COP27 में आया था, इजिप्ट में हुई थी। एक्चुअली आइडिया यहाँ पे आया था COP28 जो दुबई में हुई थी, वहां पे ये फंड ऑपरेशनलाइज हुआ था। क्या था इस फंड में? एक्चुअली लॉस एंड डैमेज आपको समझ आ गया है, दो अलग अलग चीजें हैं। उसके लिए डेवलप्ड कंट्रीज पैसा देगी डेवलपिंग कंट्रीज को, या फिर जो ऐसी वल्नरेबल कंट्रीज है उनको पैसा जाए। ठीक है, अपने लॉस एंड डैमेज को मैनेज करने के लिए। लॉस डैमेज दोनों अलग अलग समझ लिया आपने। देन इंडिया स्पेसिफिक अडेप्टेशन मेजर्स में इंडियाज पॉलिसी अलाइन सिग्निफिकेंटली विद व्हाट? शिफ्ट गेट एडवोकेट्स। हम ज्यादा किस पे फोकस करना चाहते हैं? अडेप्टेशन पे। हमारे लिए फिजिबल भी वही है, बीइंग अ डेवलपिंग कंट्री। तो हम लेके आए हैं नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, नेशनल वाटर मिशन। एक्चुअली ये नेशनल एक्शन प्लान और क्लाइमेट चेंज, ये इसी के अंडर ये सभी आता है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, वाटर मिशन, स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल हैबिटेट, और कुछ और है जैसे हीट एक्शन प्लान्स। अहमदाबाद का भी एक प्लान है इसी तरह का, हीट एक्शन प्लान्स है। क्रॉप इंश्योरेंस की ड्रॉट से क्रॉप्स तो खराब होंगी, बट एटलीस्ट हम अपने फार्मर्स को इंश्योरेंस दे सके। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इस तरह की स्कीम्स चलाई जाए ताकि डिस्ट्रेस में फार्मर्स ना जाएं। देन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान, नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट्स, जिसमें देन क्लाइमेट रेजिलियंट सीड्स, माइक्रो इरिगेशन, वाटरशेड प्रोग्राम्स। तो ये सब क्या है? अल्टीमेटली अडाप्टेशन। क्लाइमेट फाइनेंस गैप, इसमें क्या है? क्लाइमेट फाइनेंस गैप एक प्रॉब्लम है एक्चुअली। अगर हमको अभी देखें कि डेवलपिंग कंट्रीज को कितना जरूरत है कि अगर हमको अडाप्टेशन करना है तो हमको ऑलमोस्ट $300 बिलियन की जरूरत है एनुअली बाय 2030। बट डेवलपिंग कंट्रीज कितना देने के लिए मांगी है कि हम 60 बिलियन दे देंगे। ठीक है, इतना भी वो देते नहीं है, इसमें भी बहुत ज्यादा गैप है। तो देर इज दिस गैप इन क्लाइमेट फाइनेंसिंग। क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए जो फाइनेंसिंग की जरूरत है उसमें देर इज अ गैप। देन वाई मिटिगेशन कैन नॉट बी इग्नोर्ड, ये हमने डिस्कस कर लिया। ये वही वाला एग्जाम्पल दिमाग में रखो कि जो होगा वो फिर देखा नहीं जाएगा, बिकॉज विदाउट मिटिगेशन अडेप्टेशन कॉस्ट बिकम एक्सट्रीम। इतना ज्यादा हमको अडेप्टेशन पे नए नए अडेप्टिव, देखो हम एक पॉइंट पे आएंगे और फिर क्लाइमेट चेंज इतना ज्यादा बढ़ चुका होगा कि हमारी ये वाली अडेप्टिव स्ट्रेटेजी फिर काम ही नहीं कर रही हो। तो दिस इज वाई मिटिगेशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट एंड इट कैन नॉट बी इग्नोर्ड। हार्ड लिमिट्स है, बियॉन्ड 3 डिग्री अगर वार्मिंग हो गई तो फिर अडेप्टेशन इनइफेक्टिव हो जाएगी। और सम इम्पैक्ट्स क्या है? वो इरिवर्सिबल है अल्टीमेटली। अगर बायोडाइवर्सिटी लॉस हो गया या सी लेवल राइज इतना ज्यादा हो गया कि सारी ही डेवलपिंग जो स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो बह गई, तो फिर हमारा अडेप्टेशन क्या करेंगे फिर हम? अच्छा, ये एग्जाम्पल्स हैं मेंस में लिखने के लिए क्लाइमेट अडेप्टेशन के लिए। जैसे अडेप्टेशन में एडजस्टिंग टू करंट और एक्सपेक्टेड क्लाइमेट इम्पैक्ट, दिस इज व्हाट अडेप्टेशन इज। एग्रीकल्चर में आप क्या कर सकते हैं? ड्रॉट रेजिस्टेंट एंड फ्लड टॉलरेंट क्रॉप्स, फॉर एग्जाम्पल सीआर धान 510। देन चेंजिंग सोइंग डेट्स, अपनी सोइंग डेट्स को चेंज कर दो वेदर के हिसाब से या जिस तरह की वेदर कंडीशन अभी है। माइक्रो इरिगेशन, ड्रिप स्प्रिंकलर्स का यूज किया जाए। देन क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन और मिक्स्ड फार्मिंग्स, ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स लगा दी जाए या ऐसी क्रॉप्स लगा दी जाए जो अल्टीमेटली क्लाइमेट को सहन कर जाए। देन डाइवर्सिफाई किया जाए क्रॉप को। मिक्स्ड फार्मिंग का यूज किया जाए कि अगर एक क्रॉप फेल भी होती है तो दूसरा थोड़ा सस्टेन कर जाए। वाटर मैनेजमेंट के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग, चेक डैम्स, परकोलेशन टैंक्स और डीसैलिनाइजेशन प्लांट्स इन कोस्टल एरियाज और वाटरशेड डेवलपमेंट इन ड्राई डिस्ट्रिक्ट्स। देन इंफ्रास्ट्रक्चर में डिजास्टर रिस्क, हेल्थ, ये सारे मैंने आपको एग्जाम्पल्स लिस्ट करे हैं कि आप ये देखो। ये पूरा तुम्हारा मेंस का आंसर है, मेंस के आंसर के पॉइंट्स है कि ये सारे एग्जाम्पल्स तुमने लिखने हैं। हीट एक्शन प्लान्स जो अहमदाबाद वाला एग्जाम्पल में दे रही थी, वेक्टर कंट्रोल प्रोग्राम्स, एज डिजीज पैटर्न शिफ्ट हो रहा है तो वेक्टर कंट्रोल प्रोग्राम्स को अपना हमको मॉडिफाई करने की जरूरत है। देन इकोसिस्टम में असिस्टेड नेचुरल जनरेशन ऑफ फॉरेस्ट, रीजनरेशन ऑफ फॉरेस्ट, रीस्टोरिंग वेटलैंड्स टू अब्सॉर्ब फ्लड्स, मैंग्रोव्स ग्रो किए जाए जिससे साइक्लोन का इफेक्ट थोड़ा कम हो जाए। देन मिटिगेशन, ये अडेप्टेशन स्ट्रेटेजीज थी एंड दीज आर मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज। ओके, तो मिटिगेशन में क्या होगा? रिड्यूस करने के लिए एनर्जी सेक्टर, रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर मिशन, रूफटॉप सोलर, ग्रीन हाइड्रोजन। ट्रांसपोर्ट में faster adoption of electric vehicles, then bus rapid transit system, मेट्रो रेल, नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्ट जैसे साइकिलिंग, इन सब चीजों पे जाए। देन इंडस्ट्री में एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस, पीडब्ल्यू स्टार, और वेस्ट हीट रिकवरी, सीमेंट स्टील इंडस्ट्री में। मिटिगेशन के लिए एक
पॉइंट क्या हो सकता है कि हमको एनर्जी इंटेंसिव सेक्टर्स देखने पड़ेंगे कि जहां पे, या एमिशन इंटेंसिव, सॉरी नॉट एनर्जी इंटेंसिव, एमिशन इंटेंसिव सेक्टर्स जैसे फॉर एग्जांपल स्टील है, सीमेंट इंडस्ट्री है, व्हीकल्स हैं, वेहिकुलर एमिशंस बहुत ज्यादा होती हैं, व्हीकल्स हैं, स्टील है, सीमेंट्स है। तो इन सबको अगर टारगेट किया जाए और इन्हीं को मिटिगेट किया जाए तो अल्टीमेटली हम थोड़ा मिटिगेशन की तरफ इस तरह से बढ़ सकते हैं। ये एग्जाम्पल्स हैं जो आप अपने आंसर में कोट कर सकते हैं। ठीक है, कैंपा फंड्स के बारे में लिखो, एग्रो फॉरेस्ट्री, RED+, देन कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन प्रोजेक्ट्स, वेस्ट मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर पॉलिसी, ये सब मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज हैं। अडेप्टेशन भी हमने देख लिया और मिटिगेशन भी हमने देख लिया। ऑल राइट, तो आर्टिकल अगर मुझे समराइज करना हो तो उसमें क्या आर्टिकल में था कि बिल गेट्स कह रहे हैं कि हमको अडेप्टेशन पे ज्यादा फोकस करना चाहिए रेदर देन मिटिगेशन। फिर हमने डिस्कस करा कि मिटिगेशन भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। फिर हमने आर्टिकल के बियॉन्ड जाके अडेप्टेशन स्ट्रेटेजीज देख ली और मिटिगेशन की स्ट्रेटेजीज देख ली। अब ये क्वेश्चन देखो जरा, इसमें क्लाइमेट एक्शन टाइप बताया है और एग्जाम्पल पूछा है कि कौन कौन से करेक्टली मैच्ड है। अगर आप कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज कर रहे हैं तो क्या वो मिटिगेशन है या वो अडाप्टेशन है? कार्बन कैप्चर, कैप्चर कर लिया तुमने, कोई एक सोर्स था जहां से कार्बन आ रहा था और उसको स्टोर करके रख लिया, कैप्चर करके स्टोर करके रख लिया। दिस इज व्हाट, दिस इज मिटिगेशन, राइट? हमने उसको सोर्स को आइडेंटिफाई किया और उस पर काम किया। कोस्टल एम्बैंकमेंट्स अडेप्टेशन है, राइट? हमने देखा था ये कि एम्बैंकमेंट्स बना लिए जाए तो अल्टीमेटली जो फ्लडिंग या साइक्लोन्स वगैरह है उससे हम थोड़ा टैकल कर लेंगे। देन क्लाइमेट रेजिलियंट राइस वेराइटी, क्या ये मिटिगेशन है? ये तो अडेप्टेशन है, राइट? ये मिटिगेशन थोड़ी है, ये तो अडेप्टेशन हुई, राइट? सो दिस इज इनकरेक्ट, तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ से होगा 1 और 2 ओनली, ए। देन अच्छा, एक स्टडी पब्लिश हुई है, ये वाला डायग्राम आप देख पा रहे हैं क्या? ये एक स्पाइडर वेब है, उसने एक जाला, एक स्पाइडर है, उसने एक जाला बनाया है और उसने बहुत सुंदर सी एस्थेटिक बहुत है वो, तो उसने यहाँ पे कुछ एम्बेलिशमेंट्स लगा रखी है। अब ये ऐसा क्यों कर रहा है? दिस इज व्हाट, दिस इज अ अडेप्टेशन स्ट्रेटेजी। वो जो यूपीएससी में कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं ना एनवायरमेंट से, बस यही है वो क्वेश्चंस जो हमको देखने होते हैं। ठीक है, तो एक नई स्टडी पब्लिश हुई, PLOS-1। इन्होंने एक स्टडी पब्लिश की जिसमें इन्होंने देखा कि ये जो ऑब वीवर स्पाइडर्स होते हैं, ये क्या करते हैं जब ये जाला बनाते हैं स्पाइडर्स, बरसात के समय में आपने देखा होगा कि सभी के थोड़े दिन के, 1-2 दिन में ही घरों में लग जाते हैं, कहीं पे भी आ जाते हैं। तो ये जो स्पाइडर्स हैं ये बहुत सुंदर सुंदर जाले बनाते हैं, राइट? बट ये जो ऑब वीवर स्पाइडर है ना, ये उसमें डेकोरेशन भी लगाता है, काफी एस्थेटिक है ये, और एस्थेटिक सेंस इसका काफी हाई है, और इसीलिए डेकोरेट भी करके रखता है। तो डेकोरेट करके ये क्या करता है, उसको क्या कहते हैं, ये जो डेकोरेशन ये लगाता है उसको कहते हैं स्टेबिलिमेंटा। टर्म इन न्यूज में भी आ सकता है स्टेबिलिमेंटा क्या होता है। तो ये क्या है, नोटिसेबल डेकोरेशन, जो कि कौन ऐड कर रहा है, ऑब वीवर अपने स्पाइडर्स जो वेब ये बना रहा है। ठीक है, ऑब वीवर स्पाइडर अपने वेब में नोटिसेबल डेकोरेशंस लगाता है, उसको हम कहते हैं स्टेबिलिमेंटा। ऑल राइट, सेंटर ऑफ द वेब में ये इस तरह की डेकोरेशंस लगाते हैं, और ये डेकोरेशन सिल्क की बनी होती है या इंसेक्ट रेमिनेंट्स की होती है, और अपीयर करती हैं जिगजैग, डिस्क और एक्स शेप्ड। अब क्यों करते होंगे ऐसा? पहले क्या सोचा जाता था, पास्ट थ्योरीज ऐसी थी कि शायद ये अपने प्रेडेटर्स को डेटर करने के लिए, यूजुअली क्या होता है कि जब ये स्पाइडर, ये जो इनका वेब होता है ये इसको वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, तो जो ये एम्बेलिशमेंट्स या ये जो डेकोरेशन इन्होंने लगाई होती हैं, इससे क्या होता है कि जो इनको प्रेडेटर खाने आ रहा है उसका विजन ही ब्लर हो जाता है, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। इसकी वजह से ऐसा माना जाता था कि ये स्टेबिलिमेंटा या इन डेकोरेशंस का यूज करते हैं ताकि अपने प्रेडेटर्स का जो विजन है उसको ब्लर कर सकें, और अल्टीमेटली जो बर्ड्स वैस्प इनको खाने आ रहे थे उनका वो कंफ्यूज हो जाए और उनको खा ना पाए। तो एक तरह से अडेप्टेशन स्ट्रेटेजी हो गई अगेन ये भी। पास्ट थ्योरीज ये कहती थी कि डेटर प्रेडेटर्स अट्रैक्ट प्रे, प्रे को अट्रैक्ट करने के लिए बाय रिफ्लेक्टिंग यूवी लाइट्स। अब न्यू एक्सप्लेनेशन क्या है जो अभी ये PLOS स्टडी में आई है, ये कह रहे हैं कि ये एक्चुअली में क्या होता है कि ये जो स्टेबिलिमेंटा है ये स्पीड और डिस्टेंस को इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, अब ये जो स्पाइडर्स होते हैं बेसिकली ये अपने वेब को बनाते हैं, इनको वाइब्रेट करते हैं, और इसी वाइब्रेशन से इनको पता चलता है कि इनका जो प्रे है या जो प्रेडेटर है, नहीं बोथ प्रे एंड प्रेडेटर्स, ये कितना दूर है, कितना कितना इनसे दूरी पर है, ये इनको इस
वेब के वाइब्रेशन से पता चलता है। ठीक है, ये वाइब्रेशनल सिग्नल्स भेजते हैं जिससे अल्टीमेटली ये प्रे को डिटेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, जो कि इस वेब में कॉट हुए हैं। ये वेब बनाते हैं इसलिए ताकि इसमें कोई इंसेक्ट आके फंस जाए। सो वो डिटेक्ट करने के लिए कि वो कहाँ फंसे हैं, कितनी दूर हैं हमसे, इसलिए स्टेबिलिमेंटा का ये यूज करते हैं। ऐसे अभी नई स्टडी आई है कि ये जो स्टेबिलिमेंटा है ये इन्फ्लुएंस करते होंगे शायद स्पीड और डिस्टेंस को एट विच वाइब्रेशंस ट्रेवल थ्रू द वेब। ओके, तो स्टेबिलिमेंटा क्या कर सकता है, इट कुड हेल्प फाइन ट्यून वेब टेंशन। इससे जो वेब का टेंशन है वो थोड़ा फाइन ट्यून हो जाता है, कि वाइब्रेशनल सिग्नल्स जो भेज रहे हैं वो थोड़ा और ज्यादा फाइन ट्यून हो जाएंगे। और फिर स्पाइडर को बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि प्रे कहाँ लोकेटेड है, कितना बड़ा ये है, और कितना अर्जेंटली इनको रिस्पॉन्ड करने की जरूरत है। ठीक है, तो पहले ऐसा कहा जा रहा था कि अडेप्टेशन स्ट्रेटेजी है, बचने के लिए ऐसा करते होंगे, विजन ब्लर करने के लिए, और अब देखा गया है कि स्टेबिलिमेंटा क्या करता होगा, स्पीड और डिस्टेंस को भी इन्फ्लुएंस करता है। क्या क्या याद रखना है यहाँ से, एक तो ये ऑफ वीवर स्पाइडर याद रखना है। ये याद रखना है कि ये स्टेबिलिमेंटा बनाते हैं, और ये क्या है, नोटिसेबल डेकोरेशंस होती हैं अपने वेब के सेंटर में जो ये प्लेस करते हैं। क्यों करते हैं, ये दोनों ही कारण आ सकते हैं। ठीक है, तो ये अडेप्टेशन स्ट्रेटेजी वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो बनते हैं वो ये वही है। ऑल राइट, तो नेक्स्ट अपने आर्टिकल पे मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट जो हक मूवी नई आ रही है शाहबानो केस से रिलेटेड, वो थोड़ा हाईलाइट हुई है तो उसकी वजह से न्यूज आई है, और ये शाहबानो केस हमको डिस्कस करना है। तो एक्चुअली क्या हुआ, ये जो शाहबानो बेगम थी, शी वॉज 62 ईयर्स ओल्ड, शी वॉज अ मुस्लिम वुमेन, इंदौर से ही थी। इन्होंने मोहम्मद अहमद खान, ये काफी अच्छे एक लॉयर थे, इनसे शादी की थी। और आफ्टर 43 ईयर्स ऑफ हर मैरिज विद दिस पर्सन, 1978 में इन्होंने शाहबानो बेगम को तलाक दे दिया या डिवोर्स दे दिया। अब देखो, दो बहुत स्टार्क डिफरेंस है व्हेन इट कम्स टू पर्सनल लॉस, हिंदू पर्सनल लॉस और मुस्लिम पर्सनल लॉस। ठीक है, मतलब हिंदू लॉस, हिंदू मैरिज एक्ट और मुस्लिम पर्सनल लॉस में बहुत स्टार्क डिफरेंस है। हिंदू पर्सनल लॉस में क्या होता है ना, कि जो भी हस्बैंड है, जब तक वो मैरिज में है तब तक ये उनकी क्या है, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी वाइफ के खर्चे मेंटेन करना। ठीक है, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आफ्टर डिवोर्स इट बिकम्स अ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, पहले मॉरल थी, बाद में लीगल हो जाती है। बट व्हेन इट कम्स टू मुस्लिम पर्सनल लॉज, मुस्लिम पर्सनल लॉज ऐसा कहते हैं कि आफ्टर इद्दत पीरियड इज ओवर, जैसे इन्होंने डिवोर्स दिया, डिवोर्स फाइनलाइज हो गया, उसके बाद 3 या 4 मंथ का इद्दत पीरियड होता है, वेटिंग पीरियड होता है, जिसमें जो वुमेन है वो किसी और इंडिविजुअल से शादी नहीं कर सकती, राइट। तो इस इद्दत पीरियड में जो हस्बैंड होते हैं, एक्स हस्बैंड टू बी प्रिसाइज, जो एक्स हस्बैंड है वो इनको मेंटेनेंस देंगे, या वट एवर मेंटेनेंस वो देते हैं, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट आफ्टर दिस इद्दत पीरियड इज ओवर वो नहीं देते। और मुस्लिम पर्सनल लॉज में ऐसा कहा जाता है कि आफ्टर लाइक इद्दत पीरियड इज ओवर इट इज हराम, ऐसा कहते हैं। और कुरान में ऐसा नहीं लिखा है, मुस्लिम पर्सनल लॉज में ऐसा लिखा है। सो यही पूरा केस था कि आफ्टर इद्दत पीरियड वाज ओवर, शाहबानो बेगम को मेंटेनेंस नहीं मिला एंड शी मूव टू कोर्ट। अब उन्होंने पिटिशन फाइल करी अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी। सीआरपीसी इज टू बी नोटेड हियर। अब ये जो सीआर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, ये ये सबके लिए समान है, इसमें कोई हिंदू मुस्लिम नहीं होता। और इन्होंने मेंटेनेंस सीख करी एंड सीआरपीसी अप्लाइज रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, और अल्टीमेटली इनको मेंटेनेंस ग्रांट कर दिया। कुछ पहले 25 रुपए आई थिंक ग्रांट हुआ था, और उसके बाद कुछ बढ़ा के 120 125 कुछ इतना पैसा इनको ग्रांट किया गया। देन द केस मूव टू सुप्रीम कोर्ट में मूव किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजमेंट में कहा कि आफ्टर द इद्दत पीरियड इज ओवर, शाहबानो एंटाइटल्ड है मेंटेनेंस के लिए आफ्टर द इद्दत पीरियड इज ओवर। होपफुली इद्दत पीरियड समझ आया, डिवोर्स हुआ, 3 महीने का गैप, वेटिंग पीरियड, शादी नहीं कर सकते इसमें, एंड आफ्टर दिस इज ओवर मेंटेनेंस नहीं मिलेगी। तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है बिटवीन सीआरपीसी एंड मुस्लिम पर्सनल लॉ। और ये भी कहा कि जो सीआरपीसी है इट इज अ सेक्युलर लॉ ऑफ द कंट्री, और मुस्लिम लॉ तो ये पर्सनल लॉ के अंडर आता है। और जब भी सेक्युलर लॉ और पर्सनल लॉ में किसी भी तरह का टसल होगा तो जो सेक्युलर लॉ है वो प्रिवेल करेगा। तो इसकी वजह से मेंटेनेंस तो आपको देना पड़ेगा। और कुरान को भी इंटरप्रेट किया गया कि कुरान में भी ऐसा कहा गया है कि जो हस्बैंड है उनकी ऑब्लिगेशन है कि वो अपनी वाइफ को, डिवोर्स्ड वाइफ को भी प्रोवाइड करे कि वो एटलीस्ट अपने आप को मेंटेन कर पाए। ऑल राइट, तो इन 3 बेसिस पे एक 5 जज बेंच ने वर्डिक्ट करी कि मेंटेनेंस तो शाहबानो को मिलेगा। बट देन इसको काफी ज्यादा प्रोग्रेसिव और जेंडर जस्टिस सेक्युलर लॉ माना गया। बट प्रॉब्लम क्या हुई कि अब देखो, जब भी इस तरह के चेंजेस आए हैं और जुडिशरी ने इम्पोज किए,
इस तरह के चेंजेस यूजुअली अगर सोसाइटी में से आए तो वो अच्छा होता है, ज्यादा सेलिब्रेटेड वो होते हैं। बट क्योंकि जुडिशरी ने इम्पोज किया था, तो जो जितनी भी मुस्लिम पॉपुलेशन थी वहां से बहुत ज्यादा ह्यू एंड क्राई हुआ, बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए, एंड अल्टीमेटली पॉलिटिकल बैकलैश में जो उस समय की सरकार थी, राजीव गांधी जी की गवर्नमेंट थी, 1986 में वो एक लेजिस्लेशन लेके आए, और दैट लेजिस्लेशन वाज मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 1986। उन्होंने बेसिकली इस जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी उसको नलिफाई कर दिया। उन्होंने कहा कि आफ्टर द इद्दत पीरियड इज ओवर, जरूरत नहीं है मेंटेनेंस देने की। ठीक है, इद्दत पीरियड के बाद जो डिवोर्स वुमेन है वो रिलेटिव्स को से सपोर्ट सीख कर सकती है, या जितने भी वक्फ बोर्ड है उनसे सीख कर सकती है मेंटेनेंस, बट हस्बैंड से नहीं। हस्बैंड इज नॉट ऑब्लिगेटेड टू गिव मेंटेनेंस। ऑल राइट, तो अल्टीमेटली जो ये जजमेंट आई थी 1985 वाली, वो उसको नलिफाई कर दिया गया, राइट। और इसको काफी ज्यादा रिग्रेसिव स्टेप की तरह देखा गया, बिकॉज देखो मेंटेनेंस तो एक तरह से क्या हुआ, इसमें कोई ये कोई रिलीजियस मैटर तो नहीं हुआ, दिस इज मोर ऑफ सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस का मैटर ज्यादा है ये, रेदर देन रिलीजियस। बट देन लेटर डेवलपमेंट में क्या हुई, अ, इसको सुपरसीड कर दिया गया रूलिंग को। देन जो इन्हीं के शाहबानों के ही लॉयर थे, हिज नेम वाज डैनियल लतीफी। डैनियल लतीफी थे, वो मूव किए सुप्रीम कोर्ट 2021 में, और उन्होंने कहा कि जो मुस्लिम वुमेन है और जो हिंदू वुमेन है उनको अलग अलग करके क्यों देखा जा रहा है, सिमिलर होना चाहिए उनका स्टांस व्हेन इट कम्स टू डिवोर्स के बाद मेंटेनेंस के लिए, सिमिलर होना चाहिए, अलग अलग क्यों देख रहे हैं हम, क्योंकि ये तो सोशल जस्टिस का मैटर है। देन 2001 में उन्होंने 1986 एक्ट को चैलेंज किया। देन 2001 में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने जो एक्ट था उसको अपहेल्ड किया, 1986 वाले एक्ट को अपहेल्ड किया। देखो इसमें क्या हुआ ना, 1986 ने क्या कहा था, एक्ट में क्या कहा कि 3 मंथ का इद्दत पीरियड जैसे ही ओवर हुआ, अब मेंटेनेंस नहीं देना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ जी ठीक है, नहीं देना, बट ये जो 3 महीने का इद्दत पीरियड है ना, इसमें आप कुछ रीजनेबल एंड फेयर प्रोविजन बनाएंगे, जिससे कि आपकी जो वाइफ है जिसको आपने डिवोर्स दिया है, अल्टीमेटली वो इस इद्दत पीरियड के बाद सरवाइव कर सके फॉर हर एंटायर लाइफ एंड नॉट जस्ट फॉर इद्दत पीरियड। तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ठीक है, आपको नहीं देना, उसके बाद आपको नहीं देना, इद्दत पीरियड के बाद आपको नहीं देना, बट इसी इद्दत के पीरियड में ही आपको इतना कुछ रीजनेबल और फेयर प्रोविजंस बनाने पड़ेंगे जिससे एंटायर लाइफ उनकी सपोर्टेड रहे। ठीक है, तो इनडायरेक्टली कोर्ट ने रिस्टोर कर दिया लॉन्ग टर्म सपोर्ट को। ऑल राइट, तो इसी यही एक लैंडमार्क जजमेंट इसको कहा जाता है, शाहबानो केस। देन द 2024 में अभी सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग क्या आई थी, एसपी ने कहा कि जो डिवोर्स्ड मुस्लिम वुमेन है वो भी मेंटेनेंस सीख कर सकती है अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी, इररिस्पेक्टिव ऑफ 1986 एक्ट, क्योंकि सीआरपीसी एक सेक्युलर लॉ है, इसके अंडर भी सीख कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि 1986 वाले एक्ट में, मतलब समझो क्या मतलब हुआ इस रूलिंग का, कि दो तरीके हैं। एक तो है कि जो इद्दत पीरियड है 3 मंथ वाला, उसी में हस्बैंड ऐसा कुछ प्रोविजन बना दे, आपको कुछ प्रॉपर्टी दे दे, जिससे अल्टीमेटली आप अपनी एंटायर लाइफ सपोर्ट कर दे, या आप जो 125 सेक्शन ऑफ सीआरपीसी है उसके अंडर महीने के महीने या मेंटेनेंस मांगते रहे। ठीक है, तो दोनों ही तरीके आप कर सकते हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में कहा कि आप दोनों ही रेमेडीज को, इधर रेमेडी, दोनों में से कोई भी रेमेडी ले सकती है। और री एस्टैब्लिश कर दिया गया यूनिवर्सैलिटी एंड सेक्युलर नेचर ऑफ सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी। ठीक है, देन रेलेवेंस ऑफ द एक्ट वही है कि अभी जो, क्यों रेलेवेंस ऑफ द आर्टिकल, एक्चुअली नॉट एक्ट, रेलेवेंस ऑफ द आर्टिकल क्या है कि हक मूवी आ रही है उसकी वजह से थोड़ा हाईलाइट हुआ है ये वाला केस। और जो शाहबानो की डॉटर है उन्होंने भी अ, एक तरह से केस सॉर्ट ऑफ किया है कि उनकी मदर की आइडेंटिटी को यूज किया गया है विदाउट परमिशन। सो इस आर्टिकल के थ्रू हमने जो हिस्टोरिक वर्डिक्ट थी उसको फिर से रिविजिट कर लिया। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी टॉक, इट इज अ जेंडर न्यूट्रल सेक्शन, सेक्युलर प्रोविजंस हैं जिसमें प्रोवाइड मेंटेनेंस फॉर वाइफ, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स, और डेस्टिट्यूशन लीव। इसमें क्या है ना बेसिकली, कि जिस तरह से इद्दत पीरियड के बाद डेस्टिट्यूट की तरह आप नहीं छोड़ सकते, एक्चुअली कुरान ऑल्सो मेंशंस दिस, कि आप डेस्टिट्यूट की तरह आपकी अपनी वाइफ को नहीं छोड़ सकते, आपको उनको मेंटेन करने के लिए कुछ ना कुछ तो प्रावधान बनाने पड़ेंगे। और हस्बैंड, बट प्रॉब्लम ये है कि स्टैंडर्ड ये है कि हस्बैंड मस्ट हैव सफिशिएंट मीन्स, ये ना हो कि हस्बैंड के पास खुद के पास खाने के पैसे नहीं है बट उसको वाइफ को मेंटेन करना पड़ रहा है। ठीक है, तो और जितने मीन्स उनके पास हैं, हस्बैंड के पास जितने से मीन्स है वो उसी हिसाब से उनको मेंटेनेंस देंगे।
अपनी इनकम के हिसाब से। देन मुस्लिम पर्सनल लॉ ऑन डिवोर्स असेंशियल्स क्या है? इद्दत पीरियड होता है अराउंड 3 मंथ्स का आफ्टर डिवोर्स, एंड ट्रेडिशनल व्यू क्या है कि हस्बैंड मेंटेन्स वुमेन ड्यूरिंग इद्दत पीरियड होती है। देन प्रोग्रेसिव इंटरप्रिटेशन कि कुरान एनकरेजेस इंश्योरिंग वुमेन एंड नॉट लेफ्ट डेस्टिट्यूट। ऑल राइट। और ये मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, एक्चुअली 2019 में जो ट्रिपल तलाक वाली जजमेंट आई थी, ये वही है जिसमें क्रिमिनलाइज कर दिया गया ट्रिपल तलाक को या तलाक बिद्दत को। तलाक बिद्दत में क्या होता था, वो एक ही बारी में तलाक 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 बोल देना। अदरवाइज जो मुस्लिम लॉ है या जो तलाक सुन्नत होता है, उसमें क्या होता है, 3-3 महीने का गैप किया जाता है, देन अल्टीमेटली एक पीरियड बेसिकली मिलता है जिसमें आप रिकंसाइल भी कर सकते हैं। ऑल राइट। तो ये जो इंस्टेंट तलाक होता था ओवर फोन या बस तलाक 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 बोल के इंस्टेंट ट्रिपल तलाक, उसको क्रिमिनलाइज कर दिया गया। और इससे क्या हुआ, जो फर्दर जेंडर जस्टिस था अमंग मुस्लिम वुमेन, उसको रिस्टोर किया गया। ओके। जब भी हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं तो हम हमेशा शाहबानो केस का जिक्र करते हैं। आपके भी जो भी यूसीसी वाले नोट्स हैं, आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो आपने शाहबानो केस पक्का से पक्का मेंशन किया होगा इसमें। तो शाहबानो केस आर ऑफन साइटेड इन डिबेट्स। और ये क्या है, क्वेश्चन ऑफ यूनिफॉर्मिटी वर्सेस डाइवर्सिटी ऑफ पर्सनल लॉज, कि क्या पर्सनल लॉज प्रिवेल करने चाहिए, और स्पेशली व्हेन इट कम्स टू लॉज लाइक दिस, कि जहां पे सोशल जस्टिस है या फिर ऐसा कुछ डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस है, वहां पे क्या पर्सनल लॉज को प्रिवेल करना चाहिए ओवर यूनिफॉर्मिटी। तो ये एक क्वेश्चन हमेशा होता है व्हेन वी डिस्कस यूनिफॉर्म सिविल कोड, और वहां पे शाहबानो केस की रेलेवेंस। और बैलेंस भी करना होता है बिटवीन फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14, 15, 21, और साथ में रिलीजियस फ्रीडम, कि जो सबके पास राइट्स है कि अपना रिलीजन आप मेंटेन करके रखें, या जो भी आपकी प्रैक्टिसेस हैं उनको मेंटेन करें। अच्छा, तो अब नाउ दिस इज एन आर्टिकल अबाउट, छोटा सा आर्टिकल है, ज्यादा कुछ नहीं दिया है इन्होंने, अबाउट सूडान, जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है सूडान में। न्यूज अगर थोड़ा सा फॉलो कर रहे हो तो आपने देखा होगा कि सैटेलाइट इमेजेस आ रही हैं सूडान के सैंड में, ब्लड की इमेजेस आ रही हैं। तो यू कैन इमेजिन कि ब्लड स्टेन्स सैंड से देखे जा रहे हैं, तो कितना हैवी मैसेकर उधर चल रहा है इस समय पे। ऑल टाइम हाई कैजुअलिटीज है। सो विल डिस्कस कि सूडान में एक्चुअली चल क्या रहा है। ओके। तो 2023 से ये पूरा का पूरा सिनेरियो चल रहा है वहां पे। पहले ये देख लो सूडान, दिस इज सूडान। ठीक है। 2011 में आई थिंक साउथ सूडान उनसे अलग हो गया था। पहले ये दोनों साथ होते थे, भाई भाई थे दोनों, सूडान और साउथ सूडान साथ में एक ही कंट्री थे। अब ये दोनों अलग हो गए हैं, 2011 में साउथ सूडान बन गया। ओके। तो ये कुछ रीजन है जो आपका ध्यान इन पे केंद्रित मैं करना चाहती हूँ। सबसे पहले है डारफूर रीजन, दिस इज खार्तूम कैपिटल ऑफ सूडान, एंड दिस इज अल फिशर। दो रीजन बहुत याद रखने हैं, डारफूर रीजन और अल फिशर। डिस्प्यूटेड रीजन में आएगा, कहाँ के हैं, सूडान के हैं। ठीक है। क्या चल रहा है यहाँ पे, सिविल कॉन्फ्लिक्ट सॉर्ट ऑफ चल रहा है। अब क्या हुआ, एक्चुअली 2003 से 2008 तक, 2003 से 2008 तक, अगर आपने डार्फूर आपने बहुत बार पढ़ा होगा, पहले भी पढ़ा होगा, यहाँ पे क्या हुआ था, एक जीनोसाइड सॉर्ट ऑफ हुआ था 2003 से 2008 के बीच में। और वहां पे एक मिलिशिया का नाम आता था जिसका नाम था जंजावीड मिलिशिया। ये जो मैं नाम बोल रही हूँ याद रखने हैं, किसी भी एक टर्म को लेके क्वेश्चन आ सकता है। डार्फूर रीजन सूडान, अल फैशर रीजन सूडान, जंजावीड मिलिशिया सूडान। तो क्या हुआ, वहां पे जंजावीड मिलिशियाज थी, जो अल्टीमेटली ये थोड़ा अरब वर्सेस नॉन अरब के वाला कॉन्टेक्स्ट है यहाँ पे। ये जो जंजावीड मिलिशिया है, दीज पीपल आर अगेंस्ट नॉन अरब पीपल, और ये नॉन अरब लोगों को मार देते हैं। तो इसी तरह का जीनोसाइड वहां पे 2003 से 2008 के टाइम पे डारफूर रीजन में हुआ था। डारफूर रीजन हम अभी अभी देख चुके हैं कहाँ है, दिस पर्टिकुलर प्लेस इज डारफूर रीजन। तो यहाँ पे जंजावीड मिलिशिया थी। ठीक है। तो इसी जंजावीड मिलिशिया को बाद में इनका नाम वगैरह चेंज करके अल्टीमेटली इनको SAF या फिर सुडानीज आर्म्ड फोर्सेस, सॉरी सॉरी नॉट सुडानीज आर्म्ड फोर्सेस, रैपिड सपोर्ट फोर्सेस, इनका नाम चेंज करके इनको क्या बना दिया गया, रैपिड सपोर्ट फोर्सेस। तो ये जो डारफूल वाला एरिया था, ये वाला जो एरिया था अल्टीमेटली यहाँ पे ये लोग ऑपरेट करते थे। और ये जो रैपिड सपोर्ट फोर्सेस थी, यहाँ पे ये लोग काम करते हैं, मतलब ये लोग ऑपरेट करते हैं, या इतना आप समझ लो। तो अब क्या हुआ, 2021 2023 में एक्चुअली 2023 में वहां पे जो 2021 से ही शुरुआत करते हैं, 2021 में वहां पे एक पैक्ट सॉर्ट ऑफ हुआ बिटवीन मिलिट्री एंड सिविलियन गवर्नमेंट। तो कुछ कुछ पावर शेयरिंग जैसा हुआ। देन बट 2023 में जो सिविलियन गवर्नमेंट थी उसको आउस्ट कर दिया। देखो कहानी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट थोड़ा सा
माइंड में क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, सिविलियन गवर्नमेंट जी थी उसको आउस्ट कर दिया। सो सिविलियन गवर्नमेंट को आउस्ट करने से क्या हुआ अल्टीमेटली 2023 में, यहाँ तक ठीक था, ठीक है, सिविलियन गवर्नमेंट को आउस्ट करा, बट देन अल्टीमेटली 2023 में ये जो सुडानीज आर्म्ड फोर्सेस थी, जो यहाँ की अल्टीमेट आर्मी है, सुडान की आर्मी, ठीक है, नॉर्मल आर्मी जिसके अंडर नेवी, एयर ऑपरेशंस ये सब कुछ आता है, दैट इज व्हाट सुडानीज आर्म्ड फोर्सेस, नॉर्मल आर्मी समझ लो। और ऑन दी अदर हैंड ये है रैपिड सपोर्ट फोर्सेस, ये वही जंजावीड मिलिशिया है जिनका नाम चेंज करके रैपिड सपोर्ट फोर्सेस बना दिया है, जो दारफूर रीजन में ऑपरेट करते हैं। ये दो अलग अलग जनरल्स के अंडर काम कर रहे थे। 2023 में ऐसा सोचा गया कि इन दोनों को मर्ज कर दिया जाए, यानी कि जो रैपिड सपोर्ट फोर्सेस है उनको सुडानीज आर्म्ड फोर्सेस में ही शामिल कर लिया जाए। तो ये जो दो जनरल्स थे इनके बीच में थोड़ी सी क्लैशेस होना शुरू हुए और वहीं से शुरू हुआ ये पूरा का पूरा कॉन्फ्लिक्ट। समझ आया? सुडानीज कॉन्फ्लिक्ट, सुडानीज आर्म्ड फोर्सेस और रैपिड सपोर्ट फोर्सेस, इन दोनों के बीच में थोड़ा क्लैशेस होते हैं। पैरामिलिट्री लेड है ये, एंड दिस इज लेड बाय जनरल अब्देल फतेह अल बुरहान। रूट कॉज आपने देख लिया कि 2019 में, सॉरी 2021 नहीं है, वो 2019 था। 2019 में फॉल ऑफ डिक्टेटर हुआ, उमार अल बशर, इनका फॉल हुआ, एंड देन अल्टीमेटली सिविलियन और मिलिट्री गवर्नमेंट में कुछ पैक्ट हुआ। देन 2023 में उस सिविलियन गवर्नमेंट को बाहर निकाल दिया गया, एंड देन बट प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई, जहां पे आरएसएफ को नेशनल आर्मी में इंटीग्रेट करने की बात हुई। देन कंपटीशन शुरू हुआ दोनों के बीच में, दोनों को ऑपरेट दो अलग अलग लोग कर रहे हैं, पॉलिटिकल कंट्रोल, टेरिटरी, इकोनॉमिक रिसोर्सेस, इन दोनों के लिए फिर टसल थोड़ा पावर के लिए शुरू हुआ। और अब मेन एरियाज ऑफ फाइटिंग कौन से हैं? एक तो ये खार्तूम वाला रीजन है, कैपिटल वाला रीजन है ऑब्वियसली, और साथ में ये अल फशर और ये जो दारफूर वाला रीजन है, ये है थोड़ा कंटेस्टिंग रीजन। ठीक है, कंटेस्टिंग रीजन, खार्तूम कैपिटल एंड दारफूर रीजन, जहाँ पे एथनिक वायलेंस और मास किलिंग हो रही है। यहाँ पे थोड़ा अरब एंड नॉन अरब वाला है, जो रैपिड सपोर्ट फोर्सेस है वो नॉन अरब लोगों को मार रही है। देन सेंट्रल एंड वेस्टर्न सुडान, ये कुछ मेन एरियाज ऑफ फाइटिंग है, जहाँ पे आपको मेनली क्या याद रखना है, डारफूर रीजन और अल फिशर याद रखना है। अब क्या प्रॉब्लम है कि ये जो नॉन अरब्स को मारा जा रहा है वाया रैपिड सपोर्ट फोर्सेस, ये बहुत ज्यादा एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बन चुका है। ऑलमोस्ट इतना ज्यादा ब्लड शेड यहाँ पे हो चुका है, 10 मिलियन से ज्यादा लोग इंटरनली डिस्प्लेस हो चुके हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो अपने आसपास की कंट्रीज में भाग गए हैं, डिस्प्लेस हो गए हैं, बहुत ज्यादा डिस्प्लेसमेंट हुआ है, कितने लोग हैं जो मर चुके हैं, सिवियर शॉर्टेज ऑफ फूड। ये जो रैपिड सपोर्ट फोर्सेस है इन्होंने भी ब्लॉकेट सॉर्ट ऑफ लगा दिया है, जिससे अल्टीमेटली एड, फूड, इलेक्ट्रिसिटी कुछ भी वहां नहीं आ रहा है। ठीक है, तो वही गाजा वाला सिचुएशन यहाँ पर भी है, शॉर्टेज की वजह से फेमाइन, यहाँ पे फेमाइन डिक्लेयर भी हो चुका है एक्चुअली। देन रिपोर्ट्स ऑफ वॉर क्राइम्स, एथनिक क्लेंजिंग, और स्पेशली डार्फुर वाले रीजन में एथनिक क्लेंजिंग भी हो रही है, नॉन अरब लोगों को मार रहे हैं, उनका जिनोसाइड एक तरह से हो रहा है। देन वॉर क्राइम्स हो रहे हैं, सेक्सुअल वायलेंसेस हो रहे हैं, सेक्सुअल हरासमेंट्स हो रही है, और इस तरह के बहुत सारे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस वहां पे देखा जा रहा है। ठीक है, अब इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट में ऐसा है कि जो रैपिड सपोर्ट फोर्सेस है उनको माना जाता है कि वही सपोर्ट कर रहा है, वेपन्स वगैरह उनको देता है, और जो सुडानीज आर्म्ड फोर्सेस है उनको इजिप्ट सपोर्ट करता है। बहुत सारे ऐसे पीस अटेम्प्ट्स भी कर दिए गए वाया आईजीएडी, यूएन, अफ्रीकन यूनियन, बट लिमिटेड सक्सेस है, कुछ मिडिल पाथ दोनों में नहीं आ रहा है, रैपिड सपोर्ट फोर्सेस और सुडानीज आर्म्ड फोर्सेस में। इकोनॉमिक इम्पैक्ट है, कोलैप्स ऑफ स्टेट इंस्टीट्यूशन, बैंकिंग, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट, ये एक तरह से ब्लॉकेट लगा चुके हैं जो रैपिड सपोर्ट फोर्सेस हैं, जिससे एड वहां नहीं पहुंच रही है। अब करंट स्टेटस में कोई सीज फायर नहीं हुई है, जो डारफूर वाला एरिया है इनको कंट्रोल कर रहे हैं रैपिड सपोर्ट फोर्सेस, और बाकी वाला जो कैपिटल वाला एरिया है उनको कंट्रोल कर रहे हैं सुडानीज आर्म्ड फोर्सेस। अब ये न्यूज में क्यों आया, अब फिर से क्यों इतना, ये तो 2023 से चलता आ रहा है, हम देख रहे हैं, बट क्या हुआ है एक्चुअली अभी 2025 में क्या हुआ, ये जो अल फैशर वाला एरिया था यहाँ पे, इसके आसपास कंट्रोल, इन यहाँ पे कंट्रोल है आरएएफ का, बट सुडानीज जो यहाँ पे अल फशर वाले एरिया में जो सुडानीज आर्म्ड फोर्सेस है ये इसको कंट्रोल करके रख रही थी, मतलब एक तरह से उन्होंने कंट्रोल बनाया हुआ था कि जो रैपिड सपोर्ट फोर्सेस है यहाँ पे किसी तरह का ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस ना करे। बट रैपिड सपोर्ट फोर्सेस यहाँ अल फैशर वाले एरिया में घुस गई, एंड देन उसके बाद से ये सारा क्राइसिस या कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ। वहां पे एक सऊदी मेटर्निटी हॉस्पिटल था, वहां पे ऑलमोस्ट 460 पेशेंट्स को मार दिया गया,
और मास एग्जीक्यूशंस हो रहे हैं, ग्रेव्स वहां पे देखी जा रही हैं, सैटेलाइट इमेजेस जो वहां की आ रही है उसमें ब्लड शेड और ग्रेव्स ये सब देखा जा रहा है, जिससे समझ आ रहा है कि कुछ तो क्राइसिस वहां चल रहा है। ठीक है, अदरवाइज कोई खास न्यूज वहां से, क्लियर न्यूज या अनबायस्ड न्यूज वहां से नहीं आ रही है। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम है। थोड़ी सी ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये रहा पोर्ट सुडान। रेड सी के साथ सुडान अपनी बाउंड्री शेयर करता है, और ये कुछ कंट्रीज हैं जिनके साथ बाउंड्री लगती है, जैसे इजिप्ट इसमें है, लीबिया है, चैड है, सेंट्रल कार है, और साउथ सुडान है। साउथ सुडान तो देखो इसी से निकला है 2011 में। देन इथियोपिया है, एरिट्रिया है, तो ये इसकी नेबरिंग कंट्रीज है, और साथ में रेड सी के साथ बाउंड्री शेयर करता है। ऑल राइट, तो ये डार्फूर रीजन, अल फिशर, ये सब कुछ याद रखना। ये स्टोरी शायद इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होगी, बट थोड़ा सा दिमाग में रखना। वो जो क्वेश्चन आते हैं ना कि मिलिट्री कू कहाँ पे हुआ है, ये कहाँ हो रहा है, तो बस ये वही है। ऑल राइट, तो नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट क्या हुआ है, मैं थोड़ा सा क्लियर करती हूँ आपको क्या हुआ है। वंतारा है जो अंबानी जी वाला, और एक और है साइट, ये ग्रीन जियोलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर जामनगर एंड राधा कृष्णा टेम्पल एलिफेंट वेलफेयर ट्रस्ट। यहाँ पे साइटीज की टीम आई इंस्पेक्शन करने के लिए। अब इंस्पेक्शन क्यों हुई, देखो क्या हुआ एक्चुअली। हम हम लोगों ने क्या किया, नॉट हम लोगों ने एक्चुअली, मतलब ये जो दो साइट्स आप देख रहे हैं ये बेसिकली जू है। ठीक है, जू है या फिर ह्यूमन कंट्रोल्ड एनवायरमेंट्स हैं जहाँ पे एनिमल्स को रखा जाता है और वहां पे उनकी कैप्टिव ब्रीडिंग भी होती है। डू यू नो व्हाट इज कैप्टिव ब्रीडिंग? यानी कि दो जानवर हैं, उनको कंट्रोल्ड, ह्यूमन कंट्रोल्ड कंडीशंस में उनकी ब्रीडिंग करवाई जाएगी और उनके ऑफस्प्रिंग्स होते हैं। राइट, दिस इज व्हाट कैप्टिव ब्रीडिंग इज। और ये जू वगैरह में इस तरह की कैप्टिव ब्रीडिंग की जाती है, जानवरों को कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में रखा जाता है। ठीक है, वी नो दिस। अब बहुत सारे कुछ टाइम पे देखा गया कि यहाँ पे दोनों जगह पे बहुत सारे जानवरों को इंपोर्ट करके लाया गया, बेसिकली जानवरों की ट्रेडिंग हुई। अब साइटीज कहता है कि अगर आपको इस तरह की ट्रेडिंग करनी है तो आप कर सकते हैं, बट कैप्टिव ट्रेडिंग अलाउड है, कैप्टिव ब्रेड ट्रेडिंग अलाउड है। मतलब कि कैप्टिव ब्रेड, हमने अभी अभी समझा कि कैप्टिव ब्रीडिंग क्या होती है। जो कैप्टिव ब्रेड एनिमल्स हैं उनकी ट्रेडिंग अलाउड है, वाइल्ड कॉट की अलाउड नहीं है। मतलब कि ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने जंगल से कोई शेर पकड़ा और मैंने उसको जाके इंपोर्ट कर एक्सपोर्ट कर दिया किसी और कंट्री में, तो ये क्या होगी, दिस विल बी इलीगल। तो बीइंग अ कंट्री, इंडिया ने इंपोर्ट किए कुछ जानवर, वाइल्ड एनिमल्स। अब प्रॉब्लम क्या हुई, साइटीज ने देखा, दैट इज कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फॉना एंड फ्लोरा। इन्होंने देखा कि अगर ये कैप्टिव ब्रेड एनिमल्स हैं तो इनका रिकॉर्ड होना चाहिए। राइट, मान के चलो ये एक जू है जर्मनी का और ये एक जू है इंडिया का। ठीक है, यहां से जर्मनी से इंडिया ने बाय किया, ट्रेडिंग हुई दोनों के बीच में। अब अगर ये कैप्टिव ब्रेड एनिमल था, मतलब कि दो शेर यहाँ पे थे और उनका एक बच्चा हुआ, अब इस बच्चे का पूरा इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। हमको पता होगा कि मेल ये था, फीमेल ये था, इनकी दोनों की इन्फॉर्मेशन होगी, हमारे जू में ये होंगे और इनका ये ऑफस्प्रिंग है, इसको हमने बेचा है, हमने पूरी इन्फॉर्मेशन इनको दी। राइट, बट साइटीज ने देखा कि ऐसे बहुत सारे एनिमल्स की ट्रेडिंग हुई बट उनका कुछ क्लियर रिकॉर्ड नहीं है। क्लियर रिकॉर्ड तो होना चाहिए। राइट, अगर वो कैप्टिव ब्रेड है तो यूजुअली क्या होता है कई बारी कि लोग क्या करते हैं, वाइल्ड एनिमल्स को पकड़ लेते हैं और फिर उनकी ट्रेडिंग करते हैं और इस तरह से दिखाते हैं कि ये तो कैप्टिव ब्रेड थे, यानी कि हमने जू में इनकी ब्रीडिंग करवाई थी तो वो एनिमल्स है। तो ये क्या है, इलीगल है। और अगर हम अपने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की बात करें तो हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भी कहता है कि हम एक कंट्रोल्ड एरिया जैसे कि जू से ही इंपोर्ट भी कर सकते हैं और एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। मतलब अगर हमको किसी भी तरह का ट्रेड करना है, हमको अपनी कंट्री में लाना है या अपनी कंट्री से भेजना है, तो हम किसी रिकॉग्नाइज्ड जो सेंटर है उसी को बेच भी सकते हैं और उधर ही से खरीद सकते हैं। तो ये पूरा मामला चल रहा है। समझ आया, होपफुली क्लियर हुआ कि क्या हो रहा है। ऑल राइट, तो सस्पिशियस कंसाइनमेंट्स देखी गई, दो इंडियन वाइल्ड लाइफ फैसिलिटीज को इंस्पेक्ट किया गया, ये उनके नाम है। और रेड फ्लैग्स क्या देखे गए कि बहुत सारे इंपोर्टेड एनिमल्स आए हैं, बट बोला जा रहा है कि ये कैप्टिव ब्रेड है, मतलब कि किसी जू में इनकी ब्रीडिंग हुई थी, जू में दो एनिमल्स की ब्रीडिंग हुई और अल्टीमेटली वो ऑफस्प्रिंग पैदा हुआ है और उसको ट्रेड किया है बाय फॉरेन सप्लायर्स।
बट एविडेंस मैच नहीं कर रहे। और सम एनिमल्स इंपोर्टेड फ्रॉम टोगो वाया जर्मनी, बेल्जियम, चेक रिपब्लिक। और ये जो टोगो है ना, ये बहुत ज्यादा इनफेमस है इस तरह के कनेक्शंस के लिए। टोगो हो गया, थाईलैंड हो गया, ये कुछ कनेक्शंस है जहां से इस तरह की इलीगल ट्रेडिंग होती है। ऑल राइट। देन और कुछ ऐसे एनिमल्स थे जो टोगो से इंपोर्ट किए गए थे जिसकी क्वेश्चनेबल डॉक्यूमेंटेशन थी, या तो उनके पेरेंट्स की इंफॉर्मेशन नहीं थी या उस ऑफस्प्रिंग की इंफॉर्मेशन नहीं थी कि कब इसको ब्रेड किया गया, कब ये पैदा हुआ, इस तरह की इंफॉर्मेशन क्लियर डॉक्यूमेंटेशन नहीं थी। तो इनकंसिस्टेंसीज की वजह से ऐसा लगा कि शायद ये वाइल्ड कॉट थे और इनको बेच दिया गया कैप्टिव ब्रेड बना के। ठीक है। तो रिपोर्ट ने ऐसा कहा कि हो सकता है कि हम नहीं कह रहे कि इंडिया इन्वॉल्व है, बट अल्टीमेटली आप इस तरह से क्या कर रहे हैं, इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड को फैसिलिटेट कर रहे हैं, क्योंकि आपने इंपोर्ट अगर कंटिन्यू रखा विदाउट चेक्स तो ये एक तरह से फैसिलिटेशन हो जाएगी। तो हमको ये कहा गया कि आपको ये जो ट्रेड है या जो इंपोर्ट्स है वो कुछ समय के लिए बंद करने पड़ेंगे। ठीक है। तो ये पूरा न्यूज है, इसी की वजह से ये न्यूज में आया था। एनिमल डिक्लेयर्ड एज कैप्टिव ब्रेड माइट एक्चुअली बी वाइल्ड कॉट, एंड दैट विल बी व्हाट दैट इज डन बाय बिकॉज टू बाईपास साइटीज रिस्ट्रिक्शन। साइटीज क्या कहता है कि कैप्टिव ब्रेड एनिमल्स को ट्रेड किया जा सकता है, वाइल्ड कॉट का नहीं किया जा सकता। देन रिकमेंडेशन क्या दी है साइटीज ने? साइटीज ने कहा कि ये जो वाइल्ड लाइफ इंपोर्ट आप कर रहे हैं कुछ समय के लिए इनको रोक दो, जब तक स्ट्रॉन्गर वेरिफिकेशन प्रोसीजर्स आप ना बना लें या बेटर गवर्नमेंट कंट्रोल आप ना कर लें या प्रूफ नहीं कर ले कि ये जो इम्पोर्टेड वाइल्ड लाइफ है इनका ओरिजिन लीगल है। और एविडेंस मस्ट मीट द सेटिस्फेक्शन ऑफ साइटीज सेक्रेटेरिएट दैट इज इन जेनेवा। और इम्पोर्टर्स को भी बताना पड़ेगा कि सोर्स ऑफ स्पेसिमेंस कहाँ से आए हैं, पर्पस ऑफ इम्पोर्ट क्या था, और ड्यू डिलिजेंस इन वेरीफाइंग डॉक्यूमेंट्स। देन इंडिया ने रिस्पॉन्स क्या किया है? इंडिया ने रिक्वेस्ट किया है कि हम एक्सपोर्टिंग जो कंट्रीज है जहां से हमने इम्पोर्ट किए थे ये जानवर, उनको उनसे रिक्वेस्ट किया है कि प्लीज हमको डॉक्यूमेंटेशन दे दो, सो दैट ये इस तरह की डॉक्यूमेंट डिस्क्रिपेंसीज को हम एग्जामिन कर सके। और जो इंडिया की मैनेजमेंट अथॉरिटी है उन्होंने शुरू कर दिया ये काम। ठीक है। तो इस पे डिसीजन आना लाइकली है। होपफुली आपको समझ आए। यहाँ से आपको क्या क्या की टेकअवेज हैं जो समझने हैं। एक तो आपको पता होना चाहिए कि कैप्टिव ब्रेड क्लेम मैटर क्यों करता है, क्योंकि जो इलीगल ट्रेडर्स हैं वो ऑफन क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं एनिमल को वाइल्ड से और उनको लॉन्डर करते हैं कैप्टिव ब्रेड बना के, और विच इज अगेंस्ट साइटीज एंड विच इज ऑल्सो अगेंस्ट आर WPA, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के भी अगेंस्ट है ये। दिस इज अबाउट इंफॉर्मेशन अबाउट साइटीज। इंडिया पार्टी है सिंस 1976 और ये पूरा साइटीज के बारे में इंफॉर्मेशन है। ऑल राइट, कैप्टिव ब्रेड समझ आ गया। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, क्या स्टांस है साइटीज का व्हेन इट कम्स टू ट्रेडिंग? ट्रेडिंग हो सकती है, एक चीज याद रखो, ट्रेडिंग हो सकती है बट कैप्टिव ब्रेड की ही हो सकती है, वाइल्ड कॉट की नहीं हो सकती। ये प्रीलिम्स का पॉइंट है जो आपको अपने साथ आज इस क्लास से लेके जाना है। देन इंडियाज वाइल्ड लाइफ ट्रेड रेगुलेशन, ये वही जो मैं आपको बता रही थी कि डायरेक्टरेट ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन इज साइटीज मैनेजमेंट अथॉरिटी। और इंपोर्ट अलाउड है, लीगल एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट परमिट फ्रॉम सोर्स कंट्री, वेरिफिकेशन ऑफ ब्रीडिंग फैसिलिटी और कंप्लायंस विद इंडियन कस्टम्स एंड एनवायरमेंटल रेगुलेशंस। तो ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में ये सारे प्रोविजंस हैं। और जामनगर की जो फैसिलिटीज है वो फोकस में क्यों है? क्योंकि उन्होंने बहुत सारी एग्जॉटिक स्पीशीज हाल फिलहाल में मंगवाई है। और प्रॉब्लम ये है कि ट्रांसपेरेंसी, वेरिफिकेशन ऑफ सप्लायर ओरिजिन और एनिमल वेलफेयर स्टैंडर्ड, इन सब का थोड़ा डिस्क्रिपेंसी है जिसके कारण ये न्यूज में आई है। और जो ये इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड होता है ये फोर्थ लार्जेस्ट इलीगल ट्रेड होता है आफ्टर ड्रग्स, आर्म्स और ह्यूमन ट्रैफिकिंग। और ये जो नेटवर्क्स की मैं बात करी थी ना, अफ्रीका में देर इज दिस टोगो एंड कॉन्गो इस नेटवर्क का पार्ट है, यूरोप में जर्मनी और चेक रिपब्लिक ये इस नेटवर्क का पार्ट है, और मिडिल ईस्ट और एशिया में इंडिया, थाईलैंड, यहाँ से नेटवर्क जाता है इस इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड का। ठीक है। तो जब भी इन कंट्रीज से किसी तरह का इंपोर्ट आ रहा होता है वाइल्ड लाइफ स्पीशीज में, तो थोड़ा सा डिस्क्रिपेंसीज के चांसेस होते हैं, थोड़ा कॉशियस थोड़ा ज्यादा हो जाता है। साइटीज या जो भी अथॉरिटीज है वो थोड़ी ज्यादा कॉशियस हो जाती है जब इन नेटवर्क से आता है। और फ्रीक्वेंटली ट्रैफिक्ड स्पीशीज कौन सी है? ग्रेट एप्स, बिग कैट्स, रेप्टाइल्स और एक्सोटिक बर्ड्स। ऑल राइट, तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज। नहीं नहीं, एक और आर्टिकल है। एक्चुअली मेघालय में एक उमंगोट रिवर है दैट इज नोन फॉर इट्स क्लियर वाटर, क्रिस्टल क्लियर वाटर और एमरल्ड एमरल्ड ग्रीन वाटर। ये इस तरह के वाटर के लिए ये फेमस है, बट अभी प्रेजेंटली इसका वाटर इस तरह से दिख रहा है, कोकी मुकी सैंडी सॉर्ट ऑफ वाटर दिख रहा है।
और इसके कारण क्या हो रहा है कि यहाँ के टूरिज्म को भी, अब टूरिस्ट तो ये साफ पानी देखने आते थे, मडी वाटर तो अपने घर के पास भी सबको दिख जाता है ना? तो टूरिज्म अफेक्ट हो रहा है, साथ में इकोसिस्टम अफेक्ट हो रहा है, लोकल्स परेशान है। तो इसके कारण ये जो पर्टिकुलर रिवर है ये न्यूज में आई है और हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। एक्चुअली इस आर्टिकल के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊं तो यही था, यही पूरा था कि वाटर थोड़ा मडी टर्न कर गया है और ये नॉर्मल होता है रेनी सीजन में। रेनी सीजन में मडी हो जाता है बट अक्टूबर तक ये क्लियर हो जाता था, टूरिज्म यहाँ पे शुरू हो जाता था। बट क्योंकि अक्टूबर आ गया है और वाटर क्लियर, सॉरी नवंबर आ चुका है, एक्चुअली नवंबर आ चुका है और वाटर क्लियर नहीं हुआ है, तो इनके जो लोकल एमपी थे मेघालय के, उन्होंने यूनियन कैबिनेट को एक लेटर लिखा और कहा कि ये जो आपने नेशनल हाईवे बना रहे हैं, नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो शिलोंग द्वाकी कॉरिडोर है, इसको अपग्रेड कर रहे हैं और जो रोड बन रहा है उसका सैंड इस रिवर में डिस्पोज ऑफ हो रहा है, प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ नहीं हो रहा, जिसके कारण सैंडी हो रहा है, तो इसको देखो। राइट। आर्टिकल में इतना ही लिखा है बट वी विल डिस्कस अबाउट दिस पर्टिकुलर रिवर। तो उमंगोट रिवर मेघालय, ये कौन से, ये जो सूरमा और मेघना रिवर है ना, इनके बेसन का पार्ट है ये। ठीक है। सुरमा मेघना जो वाटरशेड या वाटर बेसिन, रिवर बेसिन सॉरी, रिवर बेसिन इज मोर अप्रोप्रिएट। रिवर बेसिन जो है सुरमा मेघना रिवर का जो रिवर बेसिन है उसका पार्ट है ये उमंगोट रिवर। कहाँ की रिवर है ये? मेघालय की रिवर है और इट फ्लोज थ्रू वेस्ट जयंतिया हिल्स एंड ईस्ट खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मेघालय नियर इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर। और फेमस विलेजेस कौन सी है? दौकी और चोंग देंग, जैसा भी इसको कहते हैं। आई एम वेरी सॉरी, मुझे नहीं आ रहा ये बोलना। ये जो डॉकी विलेज है यहाँ पे ही रोड बन रहा है और जिसके कारण सैंड्स वगैरह अभी देखा जा रहा है। ठीक है। की फीचर्स क्या है? वन ऑफ द क्लीनेस्ट रिवर, आप देख रहे हैं कि बिल्कुल एमरल्ड ग्रीन पानी यहाँ पे दिखाई देता है, क्रिस्टल क्लियर एमरल्ड ग्रीन वाटर। और बोट्स अपीयर टू फ्लोट इन द एयर, ऐसा लगता है कि बोट्स एयर में फ्लोट कर रही हैं, जिसके कारण ही यहाँ पे टूरिज्म बहुत ज्यादा था। ऑल राइट। क्योंकि विजिबिलिटी इज सो हाई दैट रिवर बेड स्टोन्स कैन बी सीन विदाउट डिस्टॉर्शन, सो इसके कारण काफी ज्यादा टूरिस्ट भी यहाँ पे अट्रैक्ट होते थे। एंड ओरिजिन एंड कोड्स की बात करें तो ओरिजिनेट नियर मॉलिंगनोक रीजन ऑफ मेघालय एंड फ्लोज साउथवर्ड्स टू डॉकी, देन इनटू द बांग्लादेश एंड जॉइंस लार्जर रिवर सिस्टम, जो मैं आपको सूरमा मेघना रिवर सिस्टम बता रही हूँ, इनको ज्वाइन कर लेती है अल्टीमेटली। ठीक है। ओरिजिनेट होती है मोनलोंग रीजन में, वेस्ट जयंतिया ईस्ट खासी हिल्स, इनसे फ्लो होती हुई जाती है, देन अल्टीमेटली बांग्लादेश में चली जाती है। ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो याद रखना है। ठीक है। ओरिजिनेट यहाँ होती है। देन हाइड्रोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऐसे हैं कि फेड बाय रेनफॉल फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून and lies within the Shillong Plateau. Water clarity due to low sediment load, quartz rich rock और minimal anthropogenic pollution in upper catchments. पॉल्यूशन इतना नहीं देखा जाता था अपर कैचमेंट एरिया में, जिसके कारण रिवर क्लियर रहती थी। और कल्चरल एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखें तो इको टूरिज्म, बॉर्डर टूरिज्म और एट डाउकी, और बोटिंग, काइंग, क्लिफ जंपिंग, ये सब यहाँ पे होता था। और फिशिंग लाइवलीहुड को भी बहुत ज्यादा सपोर्ट करती थी। और इम्पोर्टेंट फॉर इंडो बांग्लादेश बॉर्डर ट्रेड विद डाउकी एज अ ट्रेड पॉइंट। डाउकी एक ट्रेड पॉइंट भी है, ये भी याद रखना। कहाँ है? मेघालय में है और इंडो बांग्लादेश बॉर्डर पे है। और एनवायरमेंटल कंसर्न्स क्या है? मास टूरिज्म प्रेशर, प्लास्टिक वेस्ट, प्रपोज्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम, उमंगोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट प्रपोज किया गया था बट देन लोकल प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा आया और कुछ बात बनी नहीं। देन सैंड माइनिंग, रिवर बैंक इरोजन, ये कुछ थ्रेट्स हैं जिसके कारण इस रिवर को नुकसान हो रहा है। देन लोकल कम्युनिटी स्ट्रांगली अपोज डैम्स फेयरिंग, उनको क्या लगता है कि हमारे जो फार्मलैंड है वो सबमर्ज हो जाएंगे, जो टूरिस्ट इनकम आती है वो आना बंद हो जाएगी और जो रिवर इकोलॉजी है वो भी डैमेज होगी। सो यही इस इंफॉर्मेशन थी इस रिवर के बारे में। आर्टिकल सिर्फ इतना सा था कि उमंगोट रिवर जो क्लियर रहती थी, टूरिस्ट आते थे, अल्टीमेटली वहां का पानी क्लियर नहीं है। बट ये इन्फॉर्मेशन है जो रिवर के बारे में आपको पता होनी चाहिए। ऑल राइट, सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज सेशन। होपफुली आपको सेशन अच्छा लगा होगा, थोड़ा लंबा हो गया बट सी नंबर ऑफ न्यूज भी ज्यादा थी एंड देन sometimes I tend to explain more, which is a problem of course, but then it is what it is. All right, so session को please like कर देना and thank you so much.